मेरे सभी भारतवासियों को जय भारत जय संविधान। साथियों, जैसा कि मैं आपके बीच में निरंतर कभी कभी लाइव आता रहता हूं, आज भी एक गंभीर विषय को लेकर मैं आपके बीच में लाइव आ रहा हूं। हमारा जो भारत है, ये दुनिया के इतिहास में बताया जाता है कि भारत पूरी दुनिया में सबसे पहला वो राष्ट्र है, वो देश है जो सबसे पहले विकसित हुआ, जिसने विकास किया, बड़े बड़े भवनों का निर्माण किया, वस्त्र बनाया, खाने पीने की वस्तुओं की खोज करी और पूरी उन वस्तुओं का निर्यात किया। यानी पूरी दुनिया को सभ्यता सिखाने वाला भारत आज गैर बराबरी की अमानवीय व्यवस्था से त्रस्त है। चारों तरफ हत्याएं, बलात्कार, आगजनी, जातीय उन्माद, धार्मिक और जातीय दंगे, ये सब हो रहा है, निरंतर हो रहा है। और भारत में 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान पटल पर रखा गया था, उस समय पूरे भारत के लोगों ने कसम खाई थी कि हम भारत को आज से, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व में लेंगे, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे और उसके समस्त नागरिकों को वो समस्त अधिकार देंगे जो सभी मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण होंगे। ऐसा हमारे भारत का संविधान लिखा गया। 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ और 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत के लोगों ने कसम खाई थी, इसको लागू किया। तब से लेके अभी तक जो गैर मानवीय जो उत्पीड़न जो हो रहा है, जो गैर बराबरी की व्यवस्था जो स्थापित है भारत में, उसका अंत अभी तक नहीं हो पाया है। उसका कारण है कि हमारे देश में जो मताधिकार की जो व्यवस्था बनाई गई लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, क्योंकि लोकतांत्रिक गणराज्य का अर्थ होता है कि लोगों का गणराज्य होना चाहिए, यानी लोगों का राज होना चाहिए, जनता का राज होना चाहिए, किसी राजा का राज नहीं होना चाहिए, किसी सरकार का जो चुनी हुई सरकार है उसका भी शासन नहीं होना चाहिए, जनता का होना चाहिए, यानी गणराज्य होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान ड्राफ्ट किया, उस संविधान पे एक लंबी बहस हुई थी, 168 मीटिंग बैठाई गई, 1774 सवाल पूछे गए, उनके जवाब सिर्फ अकेले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने दिए। और साथियों, बाबा साहब अंबेडकर जिस पीड़ा से गुजर कर जाते हैं, जिस जातीय पीड़ा से गुजर कर जाते हैं, जिस छुआछूत की अनटचेबली से गुजर कर जाते हैं, लेकिन जब उनके हाथ में ड्राफ्ट करने की जब पावर आती है, जब उनको ड्राफ्ट करने का जिम्मा दिया जाता है संविधान का, तो उनकी कलम में किसी जाति, किसी वर्ग, किसी धर्म, किसी के लिए भी एक कटु शब्द नहीं लिखा गया, किसी के लिए कोई ऊंच नीच की व्यवस्था नहीं बनाई गई। पूरा जो संविधान जो ड्राफ्ट हुआ वो पूरा संविधान मानवीय मूल्यों के आधार पर लिखा गया। यानी बाबा साहब ने जो पीड़ा को जो झेला, जो सहन किया, उसके संदर्भ में भी बाबा साहब ने ऐसा कोई कटु शब्द नहीं लिखा कि कहीं पर उन्होंने अपनी टीस को निकाल लिया हो। बाबा साहब ने उन लोगों को भी बराबरी का अधिकार दिया जिन लोगों ने बाबा साहब के साथ या पूरे भारत के लोगों के साथ में जो छुआछूत की जो अनटचेबली वाली जो व्यवस्था को जो अपनाया। लेकिन बाबा साहब के हाथ में जब ड्राफ्टिंग का जब काम आया, तो उन्होंने जो संविधान बनाया वो बिल्कुल गैर बराबरी की व्यवस्था को ख़त्म करके समतामूलक राष्ट्र की कल्पना से परिपूर्ण संविधान लिखा। संविधान होता है सभी भारतीयों की सहमति से सभी के लिए समान नियम और समान कानून और समान अधिकार। ऐसा संविधान बनाने वाले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है, उनको घृणित दृष्टि से देखा जाता है। कुछ उपद्रवी जब उसकी मूर्ति को तोड़ते हैं तो सरकारों को चाहिए था, जो सरकार भारत के संविधान के तहत बनती है, कि उसको फांसी के तख्ते पर लटका देना चाहिए था, उसको सख्त सज़ा देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसका कारण है कि हम लोगों ने उस संविधान को जो अंगीकार किया था 26 नवंबर 1949 को,
और 26 जनवरी 1950 को जब लागू किया, वो कहीं ना कहीं बेईमानी नज़र आती है। अगर उस संविधान को हम अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, उस पर लंबी खासी बहस करते हैं, तो जो संविधान को जो ड्राफ्ट करने वाले जो महापुरुष हैं, उसकी मूर्तियों को तोड़ने का काम जो लोग करते हैं, उनको फांसी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। खैर कोई बात नहीं, जब भी भारत की सरकारों को लगेगा कि एक महापुरुष का अपमान हो रहा है, तो ज़रूर इसके ऊपर एक कानून बनाया जाएगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। साथियों, दूसरा है कि जो अभी आप बाबा साहब अम्बेडकर जो आर्टिकल 5 से 11 तक जो लिखते हैं, जहाँ पे नागरिकता दी जाती है, यानी भारत का नागरिक कैसा होगा, किस प्रकार से हो सकता है, वो पूरी व्यवस्था लिखी गई। और उस व्यवस्था का जो आधार बनाया गया, आर्टिकल 326 को बनाया गया। भारत के संविधान आर्टिकल 326 में जो मताधिकार जो दिया गया, यानी वोट की पावर जो एक व्यक्ति को दी गई, उस पावर में ये लिखा गया है कि वोट वही आदमी डालेगा, मताधिकार उसी के पास होगा जो भारत का नागरिक होगा। तो जो 1952 में जब पहली बार वोट पड़ता है हमारे भारत में, मताधिकार होता है, एक पर्ची से, बैलेट पेपर से जब मताधिकार होता है, वोट पड़ता है, एक लोक सेवक चुनने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो उस समय वो भारत के नागरिक बन जाते हैं। तो उस भारत के नागरिक बनाने के लिए हमें एक पहचान पत्र दिया गया था, जिसका नाम वोटर आईडी कार्ड होता है, जिसको इलेक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं, जिसमें आपकी संख्या क्रमानुसार कि आप कितनी संख्या के नागरिक हैं भारत के, और किस भाग में, किस क्रम संख्या में आप आते हैं, कहाँ आप वोट डालते हैं, आप भारत के नागरिक हो जाते हैं जिस दिन से आप वोट डालते हैं। लेकिन दुख का विषय ये है कि जो इलेक्शन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आपको दिया गया है, जो अभी भारत सरकार जो दे रही है, उसमें नीचे लिखा हुआ है कि ये आपकी नागरिकता सिद्ध करे ऐसा प्रमाणित दस्तावेज नहीं है। यानी जो वोटर आईडी कार्ड है वो आपकी नागरिकता सिद्ध नहीं करता है। इसको हम किस परिप्रेक्ष्य में समझते हैं, ये आपको सोचना होगा। सरकार ने ऐसा क्यों करके दिया आपको, वोटर आईडी कार्ड ऐसा क्यों बना के दिया? क्योंकि अगर आर्टिकल 326 ये कहता है कि भारत के नागरिक को ही वोट डालने का अधिकार होगा, तो जो लंबे अरसे से, जो 70 साल से भी ज़्यादा जो हो गए हैं, जो लोग वोट डालते आ रहे हैं, आज लगातार जो वोट डाल रहे हैं, जो वोट के लिए पहचान पत्र दिया गया, वो नागरिकता का आधार कैसे नहीं है, क्यों नहीं है, उसके लिए आपको विचार करना पड़ेगा। दूसरा, अभी कुछ साल पहले आधार कार्ड का हल्ला मचाया गया कि आधार कार्ड बनाया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक नागरिक की नागरिकता को सिद्ध करने के लिए उसके समस्त दस्तावेज आधार कार्ड में लिंक कर दिए जाएंगे। लेकिन आधार कार्ड जब बनाया गया, तो आधार कार्ड का एक छोटा पेज होता है जिसको आप काट के रख लेते हैं, एक बड़ा पर्चा आपको फर्रा दिया जाता है पूरा, जिसमें 3-4 पैरा बने हुए रहते हैं। उसमें लिखा रहता है कि आपकी नागरिकता का ये प्रमाण पत्र नहीं है। यानी आधार कार्ड भी आपका नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, और पहचान पत्र जो वोटर कार्ड है वो भी आपका नागरिकता का पहचान पत्र नहीं है। तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ आपके पास बच जाती है जिससे आप नागरिक सिद्ध होते हैं, और आप वोट भी डाल रहे हैं और आप नागरिक भी नहीं है? ये दोहरा जो खेल खेला जा रहा है, ये भारत के लोगों के साथ में धोखा किया जा रहा है, छल किया जा रहा है। इसका मैं विरोध करता हूँ। हम लोगों ने साथियों 2019 में संविधानवादी राष्ट्र निर्माण आंदोलन रखा, उसको निरंतर चलाया, और 2021 में हमने उसकी डेट रखी कि हम 2024 में संविधानवादी राष्ट्र बना देंगे। उसमें हमें आपका सहयोग चाहिए। हम भारत को संविधानवादी राष्ट्र कैसे बनाएंगे, वो आपकी शक्ति के द्वारा बन सकता है, लेकिन आपकी शक्ति तब इस्तेमाल की जा सकती है, तब आप अपनी शक्ति को हमें दे सकते हैं, हम आपको अपनी शक्ति को तब दे सकते हैं। हम एक दूसरे के साथ में जब मिलकर लड़ सकते हैं, जब हमें ये पता चल जाए कि भारत समतामूलक राष्ट्र नहीं है। इसका अंदाज़ा कैसे लगाया जाएगा कि भारत में जिस तरीके से समतामूलक राष्ट्र की कल्पना रखी गई, तो वहाँ पे आर्टिकल 45 में कंपलसरी एजुकेशन रखा गया, अनिवार्य शिक्षा, मुफ्त शिक्षा और सरकारी शिक्षा, और शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए था। लेकिन शिक्षा का राष्ट्रीयकरण ना हो के सरकारी स्कूल बंद होते चले गए और प्राइवेट स्कूल खुलते चले गए। ये संविधान के बिल्कुल विपरीत चला गया। दूसरा, ये प्रावधान रखा गया कि जो लोग धर्म को मानते हैं, आर्टिकल 25 से लेकर 29 तक,
वो अपने धार्मिक व्यवस्था को, संस्कारों को, संस्कृति को पढ़ाने के लिए स्कूल खोल सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति या जो समूह सरकार से अनुदान लेगा, सरकार का किसी भी तरह का अनुदान उसमें रहेगा, तो वो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं पढ़ा सकता। लेकिन दुख का विषय ये हो रहा है कि यहाँ पे जो सरकारी स्कूल हैं, जो पूरी तरह से जो सरकारी स्कूल हैं, उनमें भी धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। ये भी संविधान का बिल्कुल उल्लंघन किया जा रहा है। जबकि आर्टिकल 13 क्या कहता है कि आज से पहले जितनी रूढ़ी और जितनी प्रथाएं हैं उसको शून्य माना जाएगा। रूढ़ी प्रथाएं क्या होती हैं कि हम जिस चीज़ को निरंतर समय से मानते आ रहे हैं, जिस छुआछूत को मानते आ रहे हैं, जिस जातीय घृणा को मानते आ रहे हैं, जिस परंपरा को मानते आ रहे हैं, वो रूढ़ी कहलाएगी, उसको शून्य कर दिया जाएगा। तो उस रूढ़ी और प्रथा को अगर सिलेबस में शामिल करके पढ़ाया जाता है तो ये भारतीय संविधान का अपमान हो रहा है। और भारतीय संविधान के साथ साथ में वो तमाम जो भारत के संविधान में जो शामिल जो थे, जो 8 कमेटियाँ थी, 389 जो सदस्य थे, जिन्होंने निरंतर अपना प्रयास करके भारतीय संविधान में अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार से सहयोग करके और 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया, अंगीकार किया, उन सब महापुरुषों का अपमान है। वो सभी जातीय धर्म के लोग थे। साथियों, आप जितने भी बौद्ध, मुस्लिम, सिख, ईसाई या अन्य जितने भी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, क्या किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि भारतीय संविधान में उसके लिए कुछ नहीं है? क्या ऐसा नहीं लगता कि आपको सुरक्षा भारतीय संविधान प्रदान करता है? अगर आपके पास भारतीय संविधान ना हो, आर्टिकल 25 से 29 ना हो, तो जो धार्मिक जो क्रियाकलाप आप चला रहे हैं, इसमें उन्माद फैल सकता है, झगड़े हो सकते हैं, उसमें बहुत बुरा उपद्रव मच सकता है, लेकिन भारतीय संविधान उसका कंट्रोल करता है। लेकिन आप जो धर्मों के जो मानने वाले जो साथी हैं, जो लोग हैं, उन्होंने भारतीय संविधान को अंगीकार क्यों नहीं किया आज तक? आपने भारतीय संविधान के लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? मैं समझता हूँ कि आपको लड़ाई लड़नी चाहिए थी, और अगर आज तक लड़ाई नहीं लड़ी है तो अब आपको 2024 का जो मिशन 2024 संविधानवादी राष्ट्र निर्माण आंदोलन है, इसमें आपको लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर नहीं लड़ते हैं तो जो बार बार जो सवाल आपके सामने जो आ रहे हैं, ये देश गैर बराबरी की अमानवीय व्यवस्था से तरस रहा था, हजारों साल रहा, लेकिन 1949 में ये प्रतीत हो गया था देश के लोगों को कि अब हमें राहत मिलेगी, लोकतांत्रिक गणराज्य बन जाएगा, अब हमारे पास संविधान है। लेकिन संविधान में और जो मताधिकार दिया गया है, इससे जो लोक सेवक जो चुने जाएंगे वो हमारे लिए अच्छा काम करेंगे, लोक सेवक के लिए काम करेंगे, लोक सेवक की पद्धति में आके काम करेंगे। लेकिन उल्टा हो गया, जो रजवाड़े पर था में जो लोग बैठे थे, उन्होंने वो जो आज जो हमारे जो लोक सेवक बने, वो सेवक ना बन के उल्टा राजा बन गए। यानी जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था थी उसको ख़त्म करके जो प्रजाशाही, जिसको हम प्रजा बोलते हैं, प्रजा एक राजा की जो व्यवस्था है, उसको ये स्थापित करने के कार्यक्रम में चला रहे हैं। प्रजाशाही को और राजशाही को कायम करके काम कर रहे हैं। जबकि लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब होना चाहिए था कि वहाँ राजा नहीं होता है, लोक सेवक होते हैं, प्रजा के लोक सेवक होते हैं, यानी जनता के लोक सेवक होते हैं। प्रजा शब्द नहीं होना चाहिए था, लोक सेवक है, तो लोगों के लिए जो भारतीय जो नागरिक है उनका लोक सेवक होना चाहिए था। ऐसा भारत के संविधान में नहीं हो पाया। उसका ऊपर से 2024 को लेके बार बार जो बयानबाजी हो रही है, उस बयानबाजी में ये कहा जा रहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव, चुनाव से देश पे बोझ पड़ता है, आर्थिक व्यवस्था पे बोझ पड़ता है, इसलिए चुनाव को एक कर दिया जाए, ऐसा प्रावधान किया जा रहा है, ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। और वो केंद्रीय सरकार से और केंद्रीय सरकार के नुमाइंदों के द्वारा हो रही है। यहाँ तक कि प्रधान लोक सेवक जी भी, जो नरेंद्र मोदी है, वो भी बार बार यही कह रहे हैं। दिल्ली में भारतीय सरकार के लिए एक संसद बनी हुई है। पूरे भारत का जो केंद्र है दिल्ली, वहाँ संसद है, उसको हटा के 2022 में एक नई संसद का निर्माण किया जा रहा है, जो 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ 1000 आदमी की सीटिंग बनाई जा रही है। ये मैं आपको सबूतों के आधार पर बता रहा हूँ। ये कौन सा खेल खेला जा रहा है? दूसरा कहा जा रहा है कि ये जो संविधान है ये ठीक नहीं है, हम इसको हटाना चाहते हैं। दूसरा संविधान लाएंगे हम लोग, दूसरा संविधान नहीं लाएंगे, वो विधान लाएंगे। अभी जो गैर बराबरी की मानवीय व्यवस्था है वो पहले से इतनी कुंठित हो गई है कि 80 करोड़ लोगों को तो सरकार मान रही है
कि जो 80 करोड़ लोग हैं उनको 5 किलो राशन की ज़रूरत है, यानी वो भूखे हैं 80 करोड़ लोग। 130 करोड़ की जनसंख्या अगर भारत की है, उसमें से 80 करोड़ लोग अगर भूखे हैं तो इसका मतलब सिर्फ 50 करोड़ लोगों का विकास हो पाया है, जबकि पूरा का पूरा 130 करोड़ लोगों का विकास होना चाहिए था। अभी जुलाई का महीना चल रहा है, आज 12 जुलाई 2021 है, और अभी मैं ये खतरा महसूस कर रहा हूँ, आप भी खतरा महसूस कर रहे होंगे कि जो आपने मुंह पे जो मास्क लगा रखा है, आपका मुंह बंद करने के लिए, आपको सामाजिक आर्थिक गतिविधियां चलाने के लिए, सामाजिक गतिविधियां चलाने के लिए, धार्मिक गतिविधियां चलाने के लिए आपको रोका जा रहा है। आप शादी विवाह में, मरने तक में भी आप एक समूह के रूप में इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। लेकिन सरकार का जो दोहरा जो चरित्र है, जब ये जो सरकार में जो लोक सेवक जो बैठे हैं, ये कोई भी कार्यक्रम, जो सत्ताधारी जो भी आदमी है, वो खूब रैलियां निकाल लेता है, खूब अपने धार्मिक कार्यक्रम कर लेता है, सारे काम उसके चल रहे हैं। अभी आज के पेपर में भी मैं पढ़ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली में जगह जगह धरना दे के बैठे हैं, यानी और लोगों के लिए धरना देने पे मनाही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग धरना दे रहे हैं। अभी आम आदमी पार्टी ने, जो आम आदमी की सरकार अपने आप को बताते थे कि हम आम आदमी के लिए काम करेंगे, उन्होंने कहा है कि दिल्ली में कोई भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक गतिविधियां बिल्कुल भी नहीं चलेंगी, और जो ऐसा करता पाया जाएगा उसको पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी पिछले शनिवार को 3 तारीख को मैं छत पे खड़ा था, मौसम खराब था, और मेरे ही रोड पे से कुछ लोग निकल के जा रहे थे जो धुआं छोड़ रहे थे, मच्छर मारने वाला। उन्होंने 10-20-50 घरों में, एक रोड पे कुछ घरों में धुआं छोड़ा, और धुआं छोड़ते हुए वो प्रचार कर रहे थे कि अच्छी खासी भीड़ में वो लोग थे, और उन लोगों ने, अधिकतर लोगों ने मास्क तक नहीं पहन रखा था, और वो लोग धुआं छोड़ते समय अपना प्रचार कर रहे थे कि जियो अरविंद केजरीवाल, ऐसा गाना बजा रहा था, और माइक में बार बार आदमी बोल रहा था कि हमारे यहाँ एक निगम पार्षद के जो प्रत्याशी जो साथी हैं, एडवोकेट कोई, उनका नाम ले रहे थे बार बार, हमारे यहाँ के जो राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, जो यहाँ जो समाज कल्याण मंत्री हैं, वो इसी सीमापुरी विधानसभा के विधायक भी हैं, उनका भी नाम इस्तेमाल कर रहे थे, और वो बार बार कह रहे थे कि उन लोगों के फंड से ये व्यवस्था की जा रही है, और मेंबरशिप अभियान भी रोड पे वो लोग चला रहे थे। यानी आम आदमी के लिए तो ये सरकार प्रतिबंध लगाती है, 144 की धारा लगा देती है, लेकिन आम आदमी पार्टी में जब वो तब्दील हो जाता है, वो आम आदमी, तो वो सत्ता में जब चला जाता है तो वो आम आदमी नहीं रहता है, खास आदमी बन जाता है, वो जो मर्जी मनमानी कर सकता है। ये जो दोहरा जो चरित्र जो चल रहा है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा साथियों, अभी डिटेंशन सेंटर बनाए गए थे बीच में, अभी फिर चर्चा चल रही है कि डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। वैसे तो जिस झुग्गी झोपड़ी में आप रहते हैं, जिन छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं, जो छोटे छोटे से जनता फ्लैट, एक दूसरे के ऊपर जो फ्लैट जो चढ़ा रखे हैं के कमरे के, ये भी एक तरह से डिटेंशन सेंटर ही हैं, बस इनमें बोर्ड लगाने की ज़रूरत है। बाहर गेट भी लगा रखे हैं, वहीं बोर्ड लगेगा, ये डिटेंशन सेंटर है, या 5 किलो राशन भेजा जाएगा, और कुछ दिन बाद में आपको 5 किलो राशन भी नहीं दिया जाएगा। आपको किस व्यवस्था में भेजा जा रहा है, सरकार किस व्यवस्था में भेज रही है, कहाँ भेजना चाहती है, आपके लोक सेवक क्या कर रहे हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। 2024 और 2022 में अभी कई राज्यों में चुनाव हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जहाँ 403 सीटें हैं, और उत्तर प्रदेश में सभी लोगों ने, जितने भी राजनीतिक दल हैं, अपनी शक्ति को झोंका हुआ है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के मेंबर भी भारी संख्या में निकल के आते हैं, और उत्तर प्रदेश एक इतना बड़ा प्रदेश है जहाँ से दिल्ली का रास्ता निकल के जाता है। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करते हैं, माननीय मोहन भागवत जी, जो उसके संघ संचालक हैं, वो ये कहते थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आम आदमी की सेवा के लिए जो काम करता है, वो बिल्कुल राजनीति से परे रहता है, धार्मिकता से परे रहता है, वो सामाजिक संगठन है, वो राष्ट्र की सेवा के लिए बनाया गया है। लेकिन आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो राष्ट्रीय प्रमुख मोहन भागवत हैं, वो उत्तर प्रदेश में चुनाव के प्रचार के लिए निकले हुए हैं, उत्तर प्रदेश में लंबे अरसे से डेरा डाले हुए हैं। आज उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक को ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी
कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को इतना महत्वपूर्ण कैसे मान लिया कि मोहन भागवत को चुनाव प्रचार के लिए जाना पड़ा। साक्षी महाराज जैसे लोग कई बार खुली चुनौतियां दे चुके हैं कि भारत में ये आखिरी चुनाव है, 2024 के बाद चुनाव नहीं होगा। अगर ये बात गलत थी तो देश के प्रधानमंत्री को ये संज्ञान में लेना चाहिए था, और साक्षी महाराज जैसे जो लोग हैं जिन्होंने ये गलत बयानबाजी करी है, जो लोग ये कहते हैं हम संविधान बदलने आए हैं, भारतीय जनता पार्टी का मकसद ही संविधान बदलना है, तो साथियों उसके खिलाफ में प्रधानमंत्री को एक्शन लेना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की और भारतीय सरकार की और प्रधानमंत्री की सहमति उसमें नज़र आती है। अगर उनकी सहमति नहीं होती तो उसके ऊपर संज्ञान लेते और उन लोगों को जेल में डाल देते और देश के लोगों को सफाई देनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री जी जरा सी अगर कोई मच्छर भी काट ले तो मन की बात कहने के लिए टेलीविज़न पे आ जाते हैं या रेडियो पे आ जाते हैं और अपने पूरे मन की बात पूरे भारत के लोगों को सुना देते हैं। जब इतनी बड़ी घटनाएं गुजरती हैं तो प्रधानमंत्री जी उसको संज्ञान में क्यों नहीं लेते। 9 अगस्त 2018 में हमारे भारत का पवित्र ग्रंथ दिल्ली पार्लियामेंट में जला दिया गया, कुछ गुंडों ने जलाया, प्रधानमंत्री ने उसको संज्ञान में ना लिया। उन लोगों को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए था जो राष्ट्र के पवित्र ग्रंथ को जला देते हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कहीं क्या सरकार भी उसमें सहमत थी कि जला देना चाहिए संविधान को। अगर आप ऐसा भी समझते हैं अगर ये संविधान गलत था तो 26 नवंबर 1949 को जब ये पटल पर रखा गया, जब पूरे भारत के लोगों ने कसम खाई थी कि ये संविधान को हम अंगीकार करते हैं, ये सर्वोच्च है, हम इसको धर्म की तरह अंगीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे और आज से भारत इसी संविधान के तहत चलेगा। फिर इसमें हजारों बार संशोधन क्यों करने पड़े। अगर ये संविधान ठीक था तो संशोधन क्यों किए गए, और अगर संविधान गलत था तो जो संशोधन किए गए थे उसमें क्या परिवर्तन किया गया, इसके ऊपर कोई बात नहीं बताई गई कि कौन सा आर्टिकल खराब था। इस आर्टिकल में ये दिक्कत आ रही थी, ये अनुच्छेद ये खराब करता था, देश की सौहार्द को बिगाड़ सकता था, देश की आर्थिक व्यवस्था को बिगाड़ सकता था, देश की सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ सकता था। इसलिए इसको ज़रूरी हमने समझा इस आर्टिकल को बदलना, और इसकी जगह पे ये अच्छा वाला आर्टिकल हमने बना दिया है। अब ये देश की व्यवस्था को सही तरीके से चलाएगा, ऐसा कोई प्रावधान बताने का देश में कोई पारदर्शिता नहीं रखी गई। यानी सरकारों ने, जो लोक सेवक हैं, उन्होंने भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य माना ही नहीं। वो आज भी उसको राजशाही मानते हैं, तानाशाही मानते हैं। वो आज भी जो हुक्म उन्होंने सुनाना है वो सुना देते हैं, चाहे वो 22 मार्च का हो, जब ताली बजवाने का हो, या फिर वो 8 नवंबर 2016 का हो, जो रात को 12 बजे वो हमारा जय भीम हंस साहब नोटों को बंद कर देते हैं। ये जो तालिबानी, जिसको आतंकवादी बताते हैं, जो तालिबान में जो फरमान सुनाते थे, इसको बार बार या उसमें इस्तेमाल में किया जाता है कि ये तालिबानी फरमान है। तो क्या हमारे देश में भी उसी की तर्ज पे फरमान सुनाए जाते हैं? क्या प्रधान लोक सेवक जी वो फरमान सुनाने के लिए सिर्फ मन की बात करते हैं? ये गलत है। ये लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहिए था, इसको राजशाही बना के रख दिया है। और इसको, जिसको हम प्रजा कहते हैं, प्रजातंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है, गणराज्य है। और जो मत अधिकार है उसको मतदान बोला जाता है। भारत के संविधान में प्रेसिडेंट ऑफ जो इंडिया है, जिस आपको आप पढ़ेंगे, राष्ट्रपति शब्द आता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट का अर्थ होता है हिंदी में, ट्रांसलेट करेंगे अध्यक्ष होता है, यानी वो भारत का अध्यक्ष होना चाहिए था, लेकिन उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हिंदी में ट्रांसलेट करके राष्ट्रपति कर दिया गया और सब लोग राष्ट्रपति उसको कह रहे हैं। ये गलत है साथियों। हिंदी में जो लोग हिंदी में ट्रांसलेशन सही नहीं कर पाते संविधान का, वो संविधान के दूसरे अनुच्छेद को क्या समझते होंगे। और अगर वो समझते नहीं हैं तो फिर उनको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है, और अगर वो समझ के भी बेसमझ बन रहे हैं तब उनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ये लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था कहती है। तो साथियों, आप लोगों के सामने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं जो मैंने अभी जो उठाए कि जो नागरिकता है
1952 में आपकी तय हो गई थी, आर्टिकल 326 में तय हो गई, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक उसका पूरा का पूरा एक खाका तैयार किया गया कि नागरिकता क्या है, नागरिकता कैसे होती है, और आर्टिकल 326 में आप नागरिक बना लिए गए। तो वापस आपको ये सीए एनआरसी वगैरह लाने का, सीए भी लाने का क्या कार्यक्रम बनता था, और वो बना तो फिर उसके ऊपर वो बंद कैसे हो गया, उसमें बताया क्यों नहीं गया कि वो इस आधार पे आप नागरिक माने जाएंगे। और जो आर्टिकल 326 में जो लिखा गया है कि नागरिकता का आधार ये होगा कि जो मताधिकार जो देगा, जो अपना वोट का अधिकार जिसको मिला है, जो वोट डालेगा वो नागरिक ही डाल सकता है। यानी वो नागरिक बन गया था तो दोबारा से नागरिक बनाने की कौन सी आवश्यकता पड़ गई थी। मुझे ऐसा लगता है कि जो 80 करोड़ लोग हैं, इनके लिए जो डिटेंशन सेंटर जो पहले से ये जो झुग्गी झोपड़ियाँ बना रखी हैं, ये डिटेंशन सेंटर में बदल दिए जाएंगे। उनके घर के बाहर एक ताला लगा दिया जाएगा, जैसे आज आपके मुंह पे ताला लगा दिया गया है। फिर इनको कुछ दिन तक 5 किलो राशन दिया जाएगा और फिर आप इसको वो भी बंद कर दिया जाएगा। फिर आपके साथ क्या होगा मुझे पता नहीं, कैसी व्यवस्था देश की रहेगी। यानी 130 करोड़ में से सिर्फ मात्र 50 करोड़ लोग जो संपन्न हैं वही अपने आप में जिंदा रहेंगे, शायद बाकी लोग शायद जिंदा नहीं रहेंगे। हाँ बिल्कुल, आप लिख रहे हैं कि सर ये बातें बहुत कम लोग जानते हैं। इसके लिए सर हम हंस साहब कर रहे हैं प्रयास कि हम लोग रोड पर उतर कर लोगों को भारतीय संविधान समझा रहे हैं। आपके पास जो वोटर कार्ड है, आप ये मुहिम चलाएं और इसको शेयर भी करें वीडियो को, ताकि ये बात सब तक पहुंच जाए। जो आधार कार्ड आपका है, आपका जो वोटर कार्ड है, उसके नीचे लिखा गया है कि ये आपका नागरिकता सिद्ध नहीं करता है, ये आपका नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। ऐसा आपके दोनों पहचान पत्रों पर लिखा हुआ है, आधार कार्ड पे भी, इलेक्शन कार्ड पे भी। जबकि आर्टिकल 326 आपको मैं बता रहा हूँ, मताधिकार जिसके पास है नागरिक वही माना जाएगा जिसके पास मताधिकार होगा। उसमें क्रम संख्या, भाग संख्या और आपकी एक सूची, जिस सूची में आप भारत के नागरिक माने गए हो, वो पूरी की पूरी सूची आपके पहचान पत्र पे ऊपर लिखी रहती है, शब्दों में, अंकों में, इंग्लिश में शब्द होते हैं। और फिर इसको आप लिख रहे हैं और हमारे जैसे लोग ही बच्चा करते हैं, क्यों नहीं बाकी सब लोग अपने विचार की वो करते हैं। बिल्कुल आप सही कहते हैं आप हंस साहब, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आपको जो बता रहा हूँ, ये वीडियो को शेयर करें, लोगों को बताएं कि एक मुहिम चलाएं कि जो पहचान पत्र है, वोटर आईडी कार्ड, उस पर हमारी नागरिकता क्यों शो नहीं की जा रही है, क्यों ऐसा लिखा गया है कि आपका ये मताधिकार वाला पहचान पत्र आपको नागरिकता सिद्ध नहीं करता है, ऐसा क्यों लिखा गया है। दूसरा, आपका जो आधार कार्ड है वो आपका नागरिकता सिद्ध क्यों नहीं कर रहा है, जबकि आर्टिकल 326 में जिसके पास मताधिकार है वो ही भारत का नागरिक माना जाएगा। इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप लोग पहुंचाएंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। और 2024 में भारत किसी भी धर्म के नाम पे, किसी जाति, किसी वर्ग के नाम पे राष्ट्र नहीं बन सकता। भारत सिर्फ और सिर्फ संविधानवादी राष्ट्र बनेगा। इसके लिए आंदोलन भारत में चल रहा है। हमने मिशन 2024 तय किया है कि हम भारत को 2024 में संविधानवादी राष्ट्र बनाएंगे। उसके लिए निरंतर हमारी टीम पूरे भारत में काम कर रही है। हम आप लोगों से भी ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो वीडियो को सुन रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाएंगे और मिशन 2024 संविधानवादी राष्ट्र निर्माण को आप संपूर्ण बनाएंगे। इस आंदोलन को एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। साथियों, डिटेंशन सेंटर में हम लोग नहीं रहेंगे, हम लोग लड़ेंगे, चाहे भले ही फिर गृह युद्ध की स्थिति आ जाए। हम इस भारत को किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी वर्ण के नाम पे राष्ट्र नहीं बनने देंगे। ये भारत सिर्फ संविधानवादी राष्ट्र है, संविधानवादी राष्ट्र रहेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो बाबा साहब का ड्राफ्ट किया हुआ पूरे भारत के 389 लोगों के द्वारा इसकी सहमति और पूरे भारत के लोगों की सहमति, सभी जाति वर्ग के लोगों की सहमति से इसको अंगीकार किया गया था, अगर ये भी गलत है तो दूसरा संविधान आप लिख लीजिए, लेकिन उसमें शर्त ये होगी कि उसमें सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग और सभी सामाजिक संगठन, जो बुद्धिजीवी संगठन हैं, जो गैर बराबरी की व्यवस्था को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं, उन सभी संगठनों के प्रतिनिधि उस सभा में दोबारा से रख लिए जाएं
दोबारा से संविधान लिख लिया जाए, उसके आर्टिकल दोबारा बना लिए जाएं और उसमें मैं शंकर लाल खेरालिया भी साथ में रहूँगा। और अगर आपको लिखने में तकलीफ़ होती है, आज आप लिख रहे हैं कि सारे लोग बस अपने बच्चे की लड़ाई लड़ रहे हैं, बिल्कुल सही, ये भी बच्चों की लड़ाई है सर। अपने बच्चों की लड़ाई भी अगर हम इसको सोच के लड़ लेते हैं हंस साहब, तो एक बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि पूरा राष्ट्र भी हमारे बच्चे ही तो, पूरा राष्ट्र हमारे बच्चे हैं। जैसे मेरा बच्चा है, ऐसे मेरे पड़ोसी का बच्चा भी वही है। ये भारत एक राज्यों का संघ है और लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो पूरे भारत के लोग जो हैं वो भी सब हमारे बच्चे, हमारे परिवार हैं। अगर हम एक व्यक्ति अगर अपने बच्चे के लिए भी लड़ लेता है तो एक बड़ी बात हो जाती है। हर आदमी ये सोच ले कि मुझे अपने बच्चे के लिए लड़ना है। तो जो 2024 तक ये जो गैर बराबरी की व्यवस्था वाली सरकारें हैं, उसमें अकेले बीजेपी दोषी नहीं है, इसमें कांग्रेस और बीजेपी और जो एनडीए और यूपीए जो गठबंधन है, जिसमें 50-50, 60-60 पार्टियां इनके सहयोगी हैं, वो सब लोग भी दोषी हैं। और इनके साथ में 47 शेड्यूल ट्राइबल के जो लोग हैं सांसद, और 84 अनुसूचित जाति के जो लोग हैं सांसद, और अभी जो 120 जो ओबीसी के लोग हैं सांसद, और जो 20 जो मुस्लिम जो सांसद हैं, 278 सांसद जो हैं वो भी दोषी हैं। अगर वो इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तो सबके सब दोषी हैं। आप उसका बहिष्कार कर सकते हैं और नए संविधानवादी लोग आप चुन कर लेके आ सकते हैं। 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम कैडर दे सकते हैं, संविधान पढ़ा सकते हैं, कानून कैसे बनता है वो सिखा सकते हैं। और अगर दूसरे संविधान लिखने की भी बारी आती है तो अगर किसी पे भी नहीं लिखा जाता है तो मैं शंकर लाल खेरालिया, आपके सामने मेरा नंबर है फेसबुक पे, आप मुझे इनवाइट करें, सरकार मुझे इनवाइट करे, देश का सुप्रीम कोर्ट इनवाइट करे, सारे लोग बैठे, देश का बुद्धिजीवी मुझसे कहे, मैं पूरा का पूरा संविधान ड्राफ्ट करने के लिए तैयार हूँ। आज बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं संविधान ड्राफ्ट करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इस संविधान को पूरी तरह से मैंने पढ़ा है, समझा है, और मैं इस संविधान को फिर से अच्छा बना सकता हूँ। इसमें जो अमेंडमेंट कर दिए गए हैं, जो चेंज कर दिया गया है, मैं उससे भी और ज़्यादा बेहतर संविधान लिख सकता हूँ। आप मुझे बुला लीजिए, मुझसे ड्राफ्ट करवा लीजिए। और अगर मुझसे नहीं करवाते हैं तो आप, हमारे देश में और भी मुझसे बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब के सब लोग ड्राफ्ट कर सकते हैं। हाँ, ये आप लिख सकते हैं, बीएसपी भी दोषी है। मैंने अभी बताया जितने भी हमारे राजनीतिक दल हैं वो जो खामोश हैं, जो आज मैंने बताया जो बीजेपी के जो यूपीए और एनडीए का जो समर्थन जो कर रहे हैं, उसमें सभी राजनीतिक पार्टियां आ रही हैं। और जो लोग सिर्फ और सिर्फ गालियां देते हैं, बेकार की बातें करते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, जो एक राजनीतिक दल या सामाजिक संगठन है जो चुनावों के टाइम में जो एक मेंढक की तरह बाहर निकल के आते हैं, ये भी धोखेबाज लोग हैं। आप उन लोगों को चुनेंगे जो संविधानवादी हैं, आप उन लोगों को तैयार करेंगे जो लोग तैयार होने के इच्छुक हैं, संविधान पढ़ाएंगे। मैं बार बार इसको संविधान इसलिए बोलता हूँ कि संविधान का अर्थ होता है सभी की सहमति से सभी के लिए समान नियम और कानून, उसको बोलते हैं संविधान। अगर ये संविधान आपको खराब लगता है तो दूसरा लिख लीजिए, और दूसरा लिखने में आप मेरी मदद ले लीजिए, ड्राफ्ट मैं कर दूंगा। और अगर मैं इसे ड्राफ्ट नहीं करवाते हैं, लगता है कि मैं कोई बेईमानी कर दूंगा, तो आपके सामने होगा, आप दूसरे लोगों से ड्राफ्ट करवा लीजिए, मैं भी आपके साथ रहूँगा उस ड्राफ्टिंग में। और अगर ड्राफ्टिंग आप कर लेंगे तो उसको पढ़ के उसका सही वास्तविक अर्थ बताने के लिए मैं आपके साथ में रहूँगा। और मैं इस संविधान का अर्थ भी बता सकता हूँ। अगर इस संविधान पे जो वर्तमान में जो संविधान है, अगर इसके ऊपर कोई भी साथी बहस करना चाहता है, कोई भी साथी इसको गलत बताता है, कोई भी साथी के समझ में इसके अनुच्छेद नहीं आ रहे हैं, तो मुझसे चर्चा करे, मैं उसका वास्तविक रूप आपको बता सकता हूँ। और अगर उसके ऊपर कानून बना दिया जाए तो मैं कहता हूँ 6 महीने में भारत की तस्वीर बदल जाएगी। अभी 2024 का इलेक्शन बहुत दूर है, 2.5 साल है। इससे पहले पहले जो 2024 का जो इलेक्शन होगा वो बिल्कुल संपन्न तरीके से होगा, बढ़िया लोगों से होगा। और देश में आपने देखा है साथियों, हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है और वोट परसेंट कितना पड़ता है। लोकसभा में 40 से 45% वोट पड़ता है, 40-45% वोट पड़ता है। इसका मतलब वोट तो 100% पड़ना चाहिए था, वो 55% वोट कहाँ चला गया, उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा।
वो पहले से ही आपको एनआरसी और सीए का बगैर नाम लिए ही आपको मताधिकार से भंग कर दिया गया, निकाल दिया गया है। आपको जो लोकसभा के अलावा जो विधानसभा का जो चुनाव होता है उसमें 55 से 60 या 65% वोट पड़ जाता है, कहीं पे 50 या 40% रह जाता है। यानी उस क्षेत्र में बाकी के वोट डालने वाले लोगों को मताधिकार से बेदखल कर दिया जाता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसका औरत का फोटो होता है, नाम आदमी का होता है। कुछ ऐसा होता है कि नाम आदमी का और उसकी औरत की फ़ोटो होती है। यानी एक अभी मेरी पत्नी का जो पहचान पत्र जो मुझे मिला शादी से पहले, उसमें लिखा गया था मीना देवी वाइफ ऑफ सावित्री देवी, यानी पति बना दिया उसकी माँ को। क्या इतने अकल के अंधे थे पहचान पत्र बनाने वाले लोग कि एक औरत को औरत का पति माना जा सकता है, वो भी उसकी माँ को? तो ये जानबूझ के बदमाशी की गई ताकि वो 10 बार उसको करेक्शन करवाने के लिए गई, लेकिन कई साल बाद भी वो आज तक करेक्शन नहीं हो पाया। तो ये क्या किया जा रहा है? जानबूझ के आपको वोट से बेदखल करने का, एनआरसी में निकालने का ये प्रावधान है। और 2024 में ये जो हिंदू राष्ट्र बनने की जो कल्पना जो हो रही है, जो 2022 में मोहन भागवत भी लगा हुआ है चुनाव में, साथियों इसको आपको समझना पड़ेगा कि 2022 का चुनाव इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया, जिसको जीतने के लिए मोहन भागवत जैसे संघ संचालक को भी सतीश गौतम साहब आपका स्वागत है, मोहन भागवत को उत्तर प्रदेश में उतरना पड़ गया। क्योंकि अगर 2022 का चुनाव अगर किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो हो सकता है 2024 का चुनाव ये रद्द कर दें। और अगर 2022 का चुनाव आप हरा देते हैं तो फिर 2024 का चुनाव इनके लिए जीतना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अभी जिस तरीके से दंगे हुए, झगड़ा हुआ, 449 लोगों ने सरेंडर कर दिया इनके सामने। 685 सीट में से आप 885 सीट में से 685 सीट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जीत गई और 449 लोगों ने सरेंडर कर दिया। ये कैसे हो गया? मैं समझता हूँ इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्या वहाँ पे डराया गया लोगों को? क्या धमकाया गया? जो दंगे हुए तो क्यों हुए? क्या जानबूझ के क्यों दंगे करवाए जा रहे हैं? आज का अखबार में पढ़ रहा था कि आतंकवादी कुछ पकड़े गए हैं, कुछ मुस्लिम साथियों को, आतंकवादियों को पकड़ा गया है जो कुकर बम बना रहे थे और तरीके के बम बना रहे थे। अब उनको पकड़ लिया गया है, आज से पहले वो नहीं पकड़े गए थे। भारत में इतिहास गवाही देता है, जब जब चुनाव आया, जब जब इनको लगा कि जनता जागरूक हो रही है, जब जब इन्होंने पाकिस्तान का, अलकायदा का, मुजाहिदीन का, पता नहीं किस किस का भय दिखा के यहाँ पे आतंक का सहारा लिया और लोगों को उसमें आतंकवाद में लगा दिया और ये लोग राजनीति करते रहे। ऐसा देश में होता रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। ये चुनाव होने के बाद में आतंकवाद खत्म हो जाता है। ऐसे ही कोरोना का काल रहा, जहाँ जहाँ चुनाव हुआ वहाँ कोरोना नहीं रहा और जहाँ चुनाव हो गया वहाँ पे फिर दोबारा से फिर कोरोना आ गया। जब इनका धार्मिक कार्यक्रम चला तो कोरोना खत्म हो गया। अभी कावड़ का काम चलने वाला है, कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है तो कोरोना खत्म है। और जैसे ही कावड़ खत्म होगी, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, सितंबर में फिर कोरोना का आपको लॉकडाउन लग जाएगा। मैं आज बता रहा हूँ आपको, आप ध्यान रखना। जुलाई आधा चला गया है, अगस्त तक आपका पास लॉकडाउन नहीं रहेगा, सितंबर में लॉकडाउन आ जाएगा, क्योंकि जब तक कावड़ यात्रा खत्म हो जाएगी। यानी एक तरफा एक धर्म की कोई कार्यशैली चलती है तो उसके लिए कोरोना नहीं रहता, कोई बीमारी नहीं रहती। बीजेपी के लोग आज धरना दे के बैठे हैं दिल्ली में, वहाँ कोई कोरोना नहीं फैल रहा है। आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, 26/11 का हमला, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो हमला ये जो हो रहे हैं ये सब कौन करवाता है ये सब लोग जान गए हैं। अभी आम आदमी पार्टी के लोग रोड पे मेंबरशिप अभियान चला रहे हैं। महामारी को ख़त्म करने के लिए, बीमारी को ख़त्म करने के लिए कोई धुआं नहीं छोड़ा जा रहा, कोई नाली में दवाई नहीं डाली जा रही, कूलर में दवाई नहीं डाली जा रही। 2 साल से बिल्कुल कार्यक्रम ठप है। और एक दिन 3 तारीख को रोड पे मैंने उन लोगों को देखा, आम आदमी पार्टी के लोगों को, तो वो धुआं छोड़ के लोगों से कह रहे थे कि ये हमने अपने फंड से हम करवा रहे हैं, आम आदमी पार्टी अपने फंड से करवा रही है और आप अपनी मेंबरशिप लीजिए, और वो मेंबरशिप दिलवा रहे हैं रोड पे।
तो ये जो दोहरा चरित्र है ये दर्शाता है कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को, संविधान की व्यवस्था को खत्म करके आप राजशाही व्यवस्था को चला रहे हैं, आप हिटलर की व्यवस्था को चला रहे हैं देश में, आप फासिज्म को डेवलप कर रहे हैं देश में। ये गलत है, इसको देश का नागरिक नहीं मानेगा। भारत है, हिंदुस्तान नहीं है। भारत के संविधान से शपथ लेने वाला प्रधानमंत्री, हमारे देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसे आप राष्ट्रपति गलती से कहते हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब होता है राष्ट्रपति का नहीं होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो। और जो जितने भी लोग सेवक बनते हैं सबके सब शपथ लेते हैं भारतीय संविधान के तहत में, और हम बार बार भारत कहते हैं और उसका 1 नंबर आर्टिकल को पढ़ते हैं। भारत, देश का नाम भारत लिया जाएगा, भारत राज्यों का संघ होगा, बार बार इसको पढ़ रहे हैं हम। भारत के लोग उद्देशिका पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी उसको बार बार हिंदुस्तान बोल रहे हैं। तो उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए था, लेकिन नहीं लग रहा है, क्योंकि जो सत्ताधारी लोग हैं वो राजा और तानाशाह बन गए हैं। लोकशाही और लोकतंत्र को, गणराज्य व्यवस्था को ख़त्म कर दिया है। प्रजाशाही और राजशाही 2 व्यवस्था के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। हमें प्रजा और अपने आप को राजा समझ के काम कर रहे हैं। ये प्रजा राजा का खेल खत्म हो जाना चाहिए। 2024 में राजा और प्रजा का खेल खत्म हो जाना चाहिए। राजशाही खत्म हो जानी चाहिए, प्रजाशाही खत्म हो जानी चाहिए। ये लोकतांत्रिक गणराज्य लागू होना चाहिए। और हम लोग इंडिया दैट इज भारत, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये पहले पेज पे हम बार बार भारत पढ़ते हैं, और कसम खाई गई थी 26 नवंबर 1949 को कि हम भारत के लोग। फिर बार बार हिंदुस्तान क्यों बोला गया? आर्टिकल 51 में कहा कि जो भारतकार भारत के राष्ट्रीय ध्वज का, उनका सम्मान, राष्ट्रीय धरोहर का सम्मान नहीं करेगा तो उसका क्या होगा? उसको राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया जाएगा। लेकिन आज तक कानून नहीं बनाया गया, उसको भारतीय संविधान को ही अंगीकार ये लोग बेमन किया है। और अगर दूसरा लिखना चाहते तो हमने कहा हम उसके लिए भी तैयार है, लेकिन ड्राफ्टिंग हम करेंगे। और ड्राफ्टिंग तुम कर लीजिए, अगर तुम्हारे में शक्ति है तो उसमें अमेंडमेंट हम करेंगे। अगर आप में ताकत है तो आइए बैठिए हमारे साथ में। लेकिन 2024 में भारत संविधानवादी राष्ट्र बनेगा साथियों। इसके लिए हम मर मिटने को तैयार हैं, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। आप लोगों ने बहुत देर तक मुझे सुना है, मैं आपसे विदा चाहता हूँ। आपको बहुत सारी बातें मैंने इसमें बताई हैं साथियों। अगर ये अपनी मनमानी कर सकते हैं तो लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था में लोगों के जहाँ राज हो, जहाँ संविधान हमारे पास हो, आप बैलेट पेपर का विरोध करेंगे तो हम बैलेट पेपर को लागू करेंगे। आप ईवीएम को लागू करेंगे तो हम बैलेट पेपर लागू करेंगे। आप वोट में बेईमानी करेंगे, बूथ कैप्चरिंग करेंगे तो हम डंडे से मारेंगे। आप हमारे वोट को लूटेंगे तो हम तुम्हारी पिटाई करेंगे, ठुकाई करेंगे। हम अपने वोट का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। ये देश पारदर्शिता से होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। एक पर्ची पे मोहर लगेगी, डब्बे में डलेगी। अगर ईवीएम को भी इस्तेमाल किया जा रहा है तो कीजिए, लेकिन जो वीवीपैट से एक पर्ची निकलती है उसके ऊपर मैं स्टैंप लगाऊंगा, अलग डब्बे में डालूंगा और अलग डब्बे में डाल के उसकी काउंटिंग करवाऊंगा। ये मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूँ। मताधिकार मेरे पास है, भारत का संविधान मेरा है और ये राष्ट्र मेरा है, मेरा अधिकार है। तो साथियों, आप लोगों से विदा लेता हूँ। कोशिश करता हूँ आप इसको शेयर करेंगे और मिशन 2024 संविधानवादी राष्ट्र निर्माण आंदोलन में आप तन मन धन से सहयोग करेंगे, लड़ने मरने के लिए तैयार होंगे, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज, अपने परिवार के लिए, समतामूलक राष्ट्र के लिए आप लड़ेंगे। इसी शब्दों के साथ में जय भारत, जय संविधान।